नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सरकार उद्यम को बहुत बढ़ावा दे रही है, उसके लिए बहुत तरह के लोन्स वगैरह भी हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम जानना चाहते हैं कि एक कंपनी अगर स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए क्या बेसिक प्रोविजंस हैं, क्या लीगल कंप्लायंसेस हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने दो हिस्सों में इस सवाल को पूछा है। आपने कहा एक कंपनी स्टार्ट करना हो, तो कंपनी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो बहुत छोटे लेवल, छोटे स्केल के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये डिसाइड करिए कि आप इस बिज़नेस को करना कैसे चाहते हैं। यानी कि क्या आप इसको पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना होगा। अगर आप कंपनी नहीं फॉर्मेशन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड। अगर सिंगल करना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी करना चाहते हैं और प्रोप्राइटर जैसा भी रहना चाहते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना सकते हैं। ये 3 LLP जिसको बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पर्सन, ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में शुरू करना है, जिसमें कि आपको कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का फॉर्मेशन करना हो, इनकॉर्पोरेशन करना हो, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करके भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, या अगर आप सिंगल पर्सन डायरेक्टर के साथ भी शुरू कर सकते हैं। सब कुछ आप जब कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो किसी लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करना चाहिए ताकि वो आपको बता सके सब चीज़। हम थोड़ा फिर से समझते हैं जी। जैसे कि मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है 6 तरह की कंपनियां होती हैं। तो हम अगर ध्यान में रखें कि एक बहुत ही स्मॉलेस्ट बिजनेसमैन को देखें जो गांव से है, और तो उसको कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे कम पूंजी में बेहतर कौन सा स्टार्टअप रहेगा और उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है, जो सबसे लोग क्या करते हैं कि अपना कोई भी एक नाम रखा और उस नाम को, जो अपने बिजनेस का नाम रखते हैं, MSME में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो सबसे मिनिमम, जो सबसे कम, लेकिन उसमें भी प्रोप्राइटरशिप आपको बनाना पड़ेगा। आप पहले प्रोप्राइटर होंगे, प्रोप्राइटर के बाद से आप उस बिजनेस को MSME में रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे आपका MSME में रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद से अब डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है और उसके बारे में डिटेल में अगर कोई क्लाइंट फ़ोन करते हैं या बात करते हैं तो उनको बताएंगे। हालांकि नॉर्मली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक का अकाउंट होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये MSME में रजिस्टर्ड होने के बाद एक लघु उद्योग के तौर पे, यानी स्मॉल बिजनेस के स्टार्टअप किया जा सकता है। जी जी। इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपने बताया कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं। आपने MSME के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा एक ड्राफ्टिंग एक ऐसा पहलू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने पार्टनरशिप की भी बात की। तो 2 लोगों के बीच कैसी ड्राफ्टिंग हो, वो इस पे थोड़ा सा बताइए कि ड्राफ्टिंग किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो बिजनेस में इनकम नहीं आ रहा है तो कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई इनकम आने लगा या इनकम आगे आने वाला हो और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई चीज़ कर रहे हैं, उसमें ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, सब लोग वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके थ्रू ही आपकी वेबसाइट के थ्रू अगर कोई मान लीजिए कोई फ्रॉड हो जाता है और आपके प्राइवेसी पॉलिसी को आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा लिया या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी पेस्ट करके लगा लिया, तो उससे आपका काम नहीं बनता है। इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट कराना चाहिए। इसके अलावा ही अगर मान लीजिए आपको वेंडर के साथ में काम करना है, किसी और के साथ में काम करना है, कोई एग्रीमेंट जैसा है, तो वो भी करा लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा बड़े और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जहाँ पे 10-12 लोग एम्प्लॉयज़ टाइप से हैं, तो आपको एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवा लेना चाहिए कि एम्प्लॉय आएंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम पे करना चाहते हैं, तो उसको पार्ट टाइम एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं, कंसल्टेंट के लिए भी बनवा सकते हैं, या इवन अगर आपको चाहिए तो कई पॉलिसीज़ होती है जो ऑफिसेज में बनाई जाती है, उसको भी आप बनवा सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस स्केल का है और किस स्केल पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने जैसे बताया कि ड्राफ्टिंग भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बताया कि एम्प्लॉय और उन सब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के ड्राफ्टिंग्स होते हैं।
तो ऐसे ही जो ऑलरेडी बने हुए ड्राफ्ट्स हैं, जैसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ हो गया है, उनके लिए क्या सजेशन है, वो कैसे जानेंगे कि वो सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो यही जरूरी है कि आप कंसल्ट करके किसी से एडवाइस ले लें, है ना। मेरा ये कहना है कि इस चीज़ को मोदी गवर्नमेंट में एक चीज़ आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से करो। अब वो जुगाड़बाजी वाली चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की वजह से चांसेस बहुत कम है कि आप कहीं पे कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो नया आईपीसी की जगह पे जो भारतीय न्याय संहिता आ रहा है, उसमें वेबसाइट को और आपके डिजिटल जितने भी उपकरण होते हैं उनको भी एज ए एविडेंस किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, और वो माना गया है कि भाई अब उस पर भी जो भी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे व्हाट्सएप चैट या ईमेल के थ्रू, उसको एज ए एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। तो आपका कंटेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो लिख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो सही तरीके से बनना चाहिए। एक चीज़ और अपनी तरफ से मैं ऐड करूंगा, कई बार लोग बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा लेते हैं, उसके बाद से जीएसटी नंबर ले लेते हैं और पहले दिन ही ये काम करते हैं। ये सब चीज़ें भी तब करनी चाहिए और तब जरूरी होता है जब आपको कहीं से फंड लेना है, फंड की जरूरत है, जहां पे आपको कंपनी बनाना मैंडेटरी है, तभी आप डायरेक्ट कंपनी से शुरुआत करें। अगर आपको मैंडेटरी नहीं है कंपनी बनाना, बिना कंपनी बनाए भी आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो आपको पहले बिना कंपनी बनाए ही चालू करना चाहिए, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में। आगे जाकर के जब आपका बिजनेस थोड़ा स्केल अप हो, तब जाके आप, क्योंकि कई कंप्लायंसेस हो जाते हैं, उसमें भी कई एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो आपकी बिजनेस चल नहीं रही है और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आपके लिए बर्डन हो जाता है। मतलब तो थोड़ा सोच समझ के करें। हाँ, मतलब आप सही कह रहे हैं कि कई सवाल आते हैं, वो हमेशा पूछते हैं, स्टार्ट करते ही जीएसटी के बारे में पूछते हैं। तो जीएसटी मिनिमम जो है कब एकदम मैंडेटरी हो जाता है और कब जब उसके बिना काम? आपका टर्नओवर, जब टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाए तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन तो टर्नओवर आपका 20 लाख नहीं हो जाएगा। जब आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तब रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो उतने टाइम तक वेट कर लीजिए ना, टर्नओवर को वहां आने दीजिए। टर्नओवर का मतलब होता है, मैं ये भी बता दूं, कई लोग नहीं समझते होंगे, टर्नओवर का मतलब होता है कि टोटल जो रिसिप्ट आपके पास है, यानी कि टोटल पैसा जो आपके पास में आया वो कितना आया, खरीद, इसको बोलते हैं टर्नओवर, है ना। तो टर्नओवर का मतलब ये हो गया कि पैसा जितना आया, चाहे उसमें खर्चा आपने कितना भी किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 20 लाख कि आप 15 लाख पे पहुंचने वाले हो, 17 लाख पे पहुंचने वाले हो, तो करा लीजिए। ये 1 ईयर में 20 लाख होना चाहिए। अच्छा जी, अगर टर्नओवर 20 लाख है तब हम जीएसटी को ले, अदरवाइज उसके बिना भी काम कर सकते हैं। उसके बिना आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है, जिसमें 3 इयर्स तक गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलियत है कि कोई टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होगी। आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप अपने बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस है, उन सारे एक्सपेंसेस के साथ एक लीगल एक्सपेंस को भी लेकर के चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आगे अचानक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाए। ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वाकई में एक छोटा सा, जैसे डॉक्टर के लिए हम बचत करके रखते हैं कि भाई इमरजेंसी बीमारी के लिए, ऐसे ही बिजनेस में लीगल कंप्लायंसेस भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी कि अब मान लीजिए ये बिजनेस स्टार्ट हो गया और उसके बाद में फिर फील्ड में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो उसके अंदर एक होता है कि हम अपनी चीजों को सुरक्षित कैसे कराएं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जी वही जानना चाह रही थी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव कैसे कराएं, अपने लोगों को कैसे सेव करें, इसके विषय में थोड़ा देखिए। आजकल क्या होता है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहला चीज ये होता है कि कॉम्पिटिटर वो कॉम्पिटिटर जो कि बाहर में है। अब बिजनेस की पहचान कैसे होती है? बिजनेस की पहचान होती है वेबसाइट के थ्रू, उसके नाम के थ्रू, उसके लोगो के थ्रू। वेबसाइट के लिए आपने डोमेन नेम रजिस्टर्ड करा लिया, वो आपका अपना हो गया, कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। नाम और लोगो के लिए आपने ट्रेडमार्क करा लिया, तो ट्रेडमार्क आपको करा लेना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में ही क्यों ना कर रहे हो, ट्रेडमार्क जरूर कराने के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए। और जब कभी भी ट्रेडमार्क कराने के लिए सोचें या नाम ही सोच रहे हैं आप अपने बिजनेस का, तो किसी एक्सपर्ट से उस वक्त भी सलाह ले लें
कि आपके नाम और लोगो का ट्रेडमार्क हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई नाम सोचा, उस पर बिजनेस करना शुरू कर दिया और उसका ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी के पास में है, वो व्यक्ति कल को आपके बिजनेस को बंद करा सकता है। तो नाम सोचने से पहले ट्रेडमार्क के बारे में लीगल एडवाइस जरूर ले लीजिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आपने ये सब चीजें कर लिया तो अब एक और कंपटीशन होता है कि आपने मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय या स्टाफ रख लिया अपने पास में। अब एम्प्लॉय और स्टाफ ही आपको बाहर जाकर के आपको कंपटीशन दे रहे हैं या किसी तरह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो एक साइन कराया जाता है जब किसी भी एम्प्लॉय को रखते हैं अपने पास में, तो उसको बोलते हैं एनडीए, यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एनडीए जरूर साइन कराइए। मतलब आप कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर नहीं कर सकते। अगर एग्रीमेंट साइन किया गया है, अगर फिर भी डिस्क्लोजर होता है तो पेनल्टी लगा सकते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि आप नॉन सोलिसिटेशन, नॉन कॉम्पिटिशन भी आप साइन करवा सकते हो, यानी आप सिमिलर बिजनेस में एसोसिएट नहीं हो सकते, आप कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट कर सकते, इनको भी करवा सकते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को साइन कराएंगे। तो ये तो कंप्लायंसेस थे जो आपने शुरू से लेकर बताए कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो, उसको कैसे सुरक्षित कराना है, ड्राफ्टिंग क्या है और कंप्लायंसेस क्या है। फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई आपकी एक्सपर्ट राय कि एक स्टार्टअप करने से पहले एक एक्सपर्ट राय आप क्या देना चाहेंगे नए उद्यमियों को? देखिए, जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे में बहुत जोश होता है, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो जब आप बिजनेसमैन की तरफ जाते हो, जब एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जाते हो, तो उस समय केवल एक चीज आपको नहीं फेस करना होता है। फिर आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, लीगल का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप समझ सकें, है ना। इसके अलावा आपके अपने बिजनेस के सारे आयाम का नॉलेज होना चाहिए, सारे डायमेंशंस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर बिजनेस सक्सेसफुल होता है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के लीगल एस्पेक्ट को ठीक से समझ लीजिए, ताकि आपके बिजनेस को कल को कोई चुनौती ना मिले। एक चीज ये हो गया। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, 8800444555 पे कॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप बात करके कंसल्टेशन बुक करा करके आप सभी एडवाइस ले सकते हैं और आपको पूरा हेल्प मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों को कहेंगे अगर स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें और एक्सपर्ट राय लेनी हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।